Okay, everyone. Starting with chapter number 8 of your macro, that is excess and deficient demand. Now listen, इसके पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम देख चुके हैं. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपने को क्या क्या कवर करना है? फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देखना है. डेफिशिएंट डिमांड जिसे डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, उसके कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस देखना है. एक्सेस डिमांड जैसे इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, उसके भी कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखना है. एंड फाइनली फिस्कल मेजर्स. वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी. लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है. जनरली इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप में से एक क्वेश्चन बनता ही है, ईदर ऑफ टू. ठीक है. अब अगर तुम एक टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो दूसरा टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर भी हो जाता है. मतलब इफ यू कवर डिफ्लेशनरी गैप प्रॉपरली तो इन्फ्लेशनरी गैप तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा. स्टार्टिंग विद इक्विलिब्रियम होता क्या है आपकी इकोनॉमी में? इक्विलिब्रियम कब आता है? इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन जब whatever the buyers are willing to buy is exactly equal to what the sellers are willing to sell. लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या तुम्हारी इकोनॉमी में केवल फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम आता है? नहीं. आंसर इज नो. इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड एट बोथ द सिचुएशंस. कब? फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी और अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी. बेटा यार, एडी और एएस तो कहीं पे भी बराबर हो सकते हैं ना, क्योंकि केनेडियन इकोनॉमी में एएस को परफेक्टली इलास्टिक माना गया है. तो एडी के बराबर वो कभी भी हो सकता है. भले ही फिर तुम्हारी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनको पूरा एम्प्लॉयमेंट मिले या ना मिले. ठीक है. मतलब तुम्हारी इकोनॉमी कैपेबिलिटी रखती है कि वो 10,000 यूनिट बना सकती है. लेकिन अगर तुम्हारी इकोनॉमी में डिमांड आती है केवल 8,000 यूनिट की ही, तो तुम्हारे प्रोड्यूसर्स, तुम्हारी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स भी 8,000 यूनिट बना के ही रुक जाएंगे. क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं. ठीक है. 8,000 यूनिट बना के ही अगर तुम्हारी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स रुक जाते हैं तो फिर एएसएडी बराबर तो हो गया. 8,000 यूनिट पे ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तुम्हारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी थी 2,000 यूनिट बनाने की, लेकिन तुमने वो एक्सेस कैपेसिटी को यूज नहीं किया है. ओके. ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. लेकिन तुम्हारी इकोनॉमी में 10,000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी थी, तुमने एक्चुअल में भी 10,000 यूनिट बनाई है और डिमांड भी 10,000 यूनिट की आती है. तो दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. जितना तुम्हारे इकोनॉमी का रिसोर्स था उन सबको यूज करके प्रोडक्शन किया जा रहा है और उतनी ही डिमांड भी आ रही है. तो दिस रेफर्स टू व्हाट? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एएसएडी बराबर तो हो जाते हैं विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. लेकिन जब एएसएडी बराबर होते हैं विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, आपने आपके लेबर को भी ढंग से यूज नहीं किया हुआ है, तो दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. आपके पास जो रिसोर्स थे ना, इंक्लूडिंग लेबर, आपने उसको ढंग से यूज नहीं किया है. दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. क्या सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट मीन सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? आंसर इज नो. अगर आपके देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है भी तो भी क्या दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेंगे? हाँ. कौन से हैं वो दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल. व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट. जब आप जॉब स्विच कर रहे हो, एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, 10-15 दिन के लिए आर अनएम्प्लॉयड, तो दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. एंड व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? जब स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं. स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी एक इंडस्ट्री डाउनफॉल पे जा रही है, दूसरी इंडस्ट्री अपलिफ्ट हो रही है. ठीक है. जब नोकिया के फोन्स चलते थे, कीपैड फोन्स, ठीक है, दे डिडंट शिफ्ट टू एंड्रॉइड, तो नोकिया का पूरा इंडस्ट्री डाउनफॉल पे गया होगा, दूसरा इंडस्ट्री अपलिफ्ट हुआ, वहां के सारे वर्कर्स अनएम्प्लॉयड, दे माइट हैव फाउंड जॉब समवेयर एल्स. कुछ टाइम लगा होगा ऑफ कोर्स. ये जितने ड्यूरेशन के लिए अनएम्प्लॉयड रहे हैं वो क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड. डेफिशिएंट डिमांड क्या कहलाती है? डेफिशिएंट डिमांड मतलब इट इज अ सिचुएशन जहां पे एडी इज शॉर्ट ऑफ एएस. एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट है. डेफिशिएंट डिमांड यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम पड़ गई है इन कंपैरिजन टू व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी.
तुम्हारे देश में पूरा एम्प्लॉयमेंट 100% एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए क्या चाहिए था? 10,000 यूनिट का कम से कम डिमांड चाहिए था, तो जाके प्रोड्यूसर्स 10,000 यूनिट बनाते। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए प्रोडक्शन होना चाहिए था 10,000 यूनिट का, और 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए इतना डिमांड भी चाहिए, पोटेंशियल डिमांड होनी चाहिए थी मार्केट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड 8,000 यूनिट पे ही रुक जाता है, तो योर डिमांड इज डेफिशिएंट बाय हाउ मेनी यूनिट्स? 2,000 यूनिट्स। एम आई क्लियर? अब डेफिशिएंट डिमांड देखो यार, एडी का ग्राफ तुमको अब सबको पता है, वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है स्टार्ट वाई एक्सिस से, और अपवर्ड स्लोपिंग जाता है। जब भी एडी का ग्राफ बनता है तो कौन सी लाइन बनती है? लाइन ऑफ रेफरेंस। दिस इज अ 45 डिग्री लाइन रिप्रेजेंटिंग इनकम। ओके, यहाँ पे अपन ने एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट लिया है। एडी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एडीयू, एंड एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एडीएफ। ठीक है, जब इकोनॉमी में एक्चुअल में डिमांड कितनी आ रही है? 8,000 यूनिट की। दिस इज योर एडीयू। ठीक है, एडीएस इसमें बराबर हो रहे हैं किस पॉइंट पे? ई पे। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ तो तुम्हारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम आ रही है केवल ओ एम, एक्स एक्सिस पे इनकम है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी इकोनॉमी में एक्चुअली डिमांड होती एडीएफ, जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए चाहिए, मतलब 10,000 यूनिट बनाने के लिए जितनी डिमांड चाहिए तुम्हारी इकोनॉमी में, अगर इतनी डिमांड आती, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा इक्विलिब्रियम आता एट पॉइंट E1। दिस इज पॉइंट E1। क्या हो रहा है बेटा? ठीक हो तुम लोग? थैंक्स। एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इज एडीएफ। तुम्हारी इकोनॉमी में डिमांड कितनी आ रही है? एडीयू। लेकिन तुमको आइडियली चाहिए कितनी फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए? एडीएफ। अगर एडीएफ होता तो ऐसी सिचुएशन में ई वन वुड हैव बीन द इक्विलिब्रियम। इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करती तो मेरी नेशनल इनकम आती ओपी। कितनी आती? ओपी। मेरी नेशनल इनकम ओएम पे ही रुक गई, जो हो सकती थी कितनी? ओपी, अगर मैं मेरे सारे रिसोर्सेज ढंग से यूज करती। ठीक है, तो ये गैप क्रिएट हो गई है नेशनल इनकम में। डेफिशिएंट डिमांड कैलकुलेट कैसे होता है? एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट माइनस एडी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो गैप तुमको दिख रही है ना, गैप, ये क्या है? दिस गैप इज डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड इन योर इकोनॉमी। एम आई क्लियर? ठीक है, अब बताओ, अगर तुम्हारी इकोनॉमी में जितनी डिमांड आनी चाहिए थी उतनी डिमांड नहीं आती है, तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? वॉट इज गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंस? बेटा यार, अगर जितना डिमांड होना चाहिए था उतना नहीं आता है, तो क्या प्रोड्यूसर के पास एक्स्ट्रा स्टॉक बच जाएगा? हाँ। क्या उसके पास एक्चुअल स्टॉक जितना उसने अ, सोचा था उससे ज्यादा बच गया? उसने सोचा होगा कि 1,000 यूनिट बचानी है, लेकिन उसके पास कितनी बच गई? 2,000 यूनिट बच गई। यानी कि उसका एक्चुअल स्टॉक ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस प्लान। अगर ऐसा होता है तो उसके पास अनवांटेड इन्वेंट्री बची हुई है, एक्स्ट्रा स्टॉक बचा है, तो क्या वो अगले साल ज्यादा प्रोडक्शन करेगा या कम? कम प्रोडक्शन करेगा तो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कम तो लोगों की इनकम कम, और लोगों की इनकम कम तो फिर से उनकी डिमांड कम। इनकम कम तो डिमांड भी कम, डिमांड कम तो फिर से प्रोडक्शन कम। यू आर ट्रैप्ड इन अ लो इनकम ट्रैप। एम आई क्लियर? लोगों की इनकम कम है, डिमांड कम है, डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है, डिमांड कम है। यू आर इन अ लो इनकम ट्रैप। एम आई क्लियर? अब एडी के कम होने के कारण क्या है? अगर तुम्हें चैप्टर 6 का ध्यान है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ध्यान है? अब इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन,
पी कम, आई कम, जी कम, एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा, तो आपका एडी कम। ठीक है, मतलब एडी कब कम होगा? जब ये सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे कम। सी मतलब क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पहला कारण देके रखा है रिड्यूस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट एक्सपेंडिचर, तुम्हारे मेरे जैसे लोगों का एक्सपेंडिचर कम कब होगा? जब हमारा एमपीसी ज्यादा है या कम है? एमपीसी कम है। एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कब होगा? बेटा जब फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिख रही है, लोगों को लग ही नहीं रहा है कि आगे मार्केट अच्छा है। अगर फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड नहीं है प्लांट एंड मशीन खरीदने में। गवर्नमेंट का खर्चा कम कब होएगा? जब वो सब्सिडीज कम दे रहे हैं, उनका ओवरऑल एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं पब्लिक पे। ठीक है, चौथा, एक्सपोर्ट कम कब होंगे? जब तुम्हारे गुड्स सस्ते हैं या महंगे हैं? योर गुड्स आर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव डोमेस्टिक गुड्स। राइस एंड इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट ज्यादा कब होंगे? यार बॉयज, व्हाई आर यू टॉकिंग? पढ़ ले। इम्पोर्ट्स कब ज्यादा होंगे? इम्पोर्ट ज्यादा कब होंगे? जब हम बाहर के गुड्स सस्ते या महंगे? when there are cheap foreign goods। एंड लास्टली, ये पॉइंट नया है, राइज इन टैक्सेस। बेटा जब भी टैक्सेस ज्यादा होते हैं, टैक्सेस ज्यादा होते हैं, तो तुम्हारे हाथ में पैसा ज्यादा बचता है या कम? डिस्पोजेबल इनकम। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम मतलब फाइनली तुम्हारे हाथ में कितना पैसा बचा है कंजम्पशन या सेविंग के लिए। ओके, सारे टैक्स वैक्स भरने के बाद। ओके, तो डिस्पोजेबल इनकम, जितना ज्यादा टैक्स होगा ना उतनी तुम्हारे हाथ में कम बचेगी, और जितना कम डिस्पोजेबल इनकम उतना तुम डिमांड कम कर पाओगे। दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। इसका बिल्कुल उल्टा, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए तुमको 10,000 यूनिट का डिमांड चाहिए था, लेकिन अगर तुम्हारी इकोनॉमी में डिमांड आ रही है 15,000 यूनिट की। बेटा तुम चारों अपनी सीट्स बदल लो। मैं सही में बोल रही हूँ। आगे आ जाओ, आगे आ गया। नैतिश आ जाओ, नैतिक आ जाओ, आगे आओ। ओके, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए जितना डिमांड चाहिए था तुम्हारी इकोनॉमी में, उससे भी ज्यादा डिमांड आ रहा है। मतलब तुम 10,000 यूनिट ही बना सकते हो, तुम्हारे पास इतने ही रिसोर्सेज है, लेकिन तुम्हारी इकोनॉमी में डिमांड आती है अगर 15,000 यूनिट की, तो यू हैव एक्सेस ऑफ डिमांड ऑफ 5,000 यूनिट्स। एम आई क्लियर? ठीक है, क्या ये डिमांड तुम पूरी भी कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या रिसोर्स है तुम्हारे पास? नहीं, रिसोर्स ही नहीं है, तो तुम बढ़ा ही नहीं सकते प्रोडक्शन। तो अब क्या बढ़ेगा? प्राइस बढ़ेगी। और क्योंकि इससे इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशनरी गैप। दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन इन योर इकोनॉमी। एम आई क्लियर? ठीक है, तो एक्सेस डिमांड व्हेन एडी इज इन एक्सेस ऑफ एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, तो उसे बोला जाता है एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। अब ग्राफिकली देखें, एग्रीगेट डिमांड को रखेंगे वाई एक्सेस पे और इनकम को रखेंगे एक्स एक्सेस पे। 45 डिग्री की लाइन बनेगी, लाइन ऑफ रेफरेंस। दिस इज योर 45 डिग्री लाइन दैट शोज इनकम। अब अगर ये एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए एडीएफ चाहिए, तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम क्या कहाँ पे आ जाता? पॉइंट ई पे। और तुम्हारी नेशनल इनकम कितनी होती? ओ एम। ठीक है, अरे ठीक है क्या?
लेकिन तुम्हारी इकोनॉमी में डिमांड कितनी आ रही है? एडी एडी एट एक्सेस एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, इतना ज्यादा डिमांड आ रहा है तुम्हारी इकोनॉमी में। क्या यहाँ ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये तुम अचीव कर भी सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहाँ से क्या मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं? नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इससे ज्यादा मेरी नेशनल इनकम बढ़ा ही नहीं सकती हूँ। जितना रिसोर्स मेरे पास था मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब ये जो एक्स्ट्रा डिमांड आ रही है इकोनॉमी में, इसकी वजह से क्या होगा? इट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशनरी गैप। इसी को बोला जाता है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? एडी एट एक्सेस एम्प्लॉयमेंट लेवल माइनस एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अनफॉर्चुनेटली हम इसके बियॉन्ड प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, तो अब इसकी वजह से केवल एक ही चीज बढ़ेगी, वो है प्राइसेस। बिल्कुल ऑपोजिट, डेफिशिएंट डिमांड का बिल्कुल ऑपोजिट कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस है इसमें। कॉजेज की बात करें तो क्या क्या कारण है एक्सेस डिमांड के? पूरा उल्टा कर दो। सबसे पहला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों ज्यादा है? क्योंकि एमपीसी ज्यादा है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों ज्यादा है? क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ ज्यादा दिख रही है। तीसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों ज्यादा है? क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा सब्सिडीज दे रही है, ज्यादा वेलफेयर पे खर्चे कर रही है। एक्सपोर्ट क्यों ज्यादा है? क्योंकि तुम्हारे गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स चीप है, सस्ते हैं। और इंपोर्ट्स क्यों कम है? क्योंकि फॉरेन गुड्स महंगे हैं, फॉरेन गुड्स आर एक्सपेंसिव। और टैक्स रेट, टैक्सेस कम है, तो तुम्हारे हाथ में क्या ज्यादा बच रही है? डिस्पोजेबल इनकम, खर्चा या सेव करने के लिए पैसा बच रहा है ज्यादा। कॉन्सिक्वेंस क्या? एक्चुअल स्टॉक जितना सोचा था वो कम बचा है इन कंपैरिजन टू प्लान्ड वन। ठीक है, मतलब जो भी प्रोड्यूसर्स थे उनके पास अब ज्यादा स्टॉक नहीं बचा है। ओके, अगर ऐसा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? नहीं, नहीं बढ़ा सकते। तो अब वो क्या बढ़ाएंगे? प्राइस बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर वो प्राइस बढ़ाते हैं क्योंकि उनकी चीजों की डिमांड काफी चल रही है मार्केट में, तो दे विल इंक्रीज देयर प्राइस। इफ दे इंक्रीज प्राइस, तुम्हारे मेरे जैसे लोग अगर किसी के यहाँ काम करते हैं, किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहे हैं, क्या हम उतने ही सैलरी में खुश रहेंगे? नहीं, विल डिमांड व्हाट? हायर सैलरीज। हायर सैलरी, हायर वेजेस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा तो एम्प्लॉयर अपने जेब से पैसे तो नहीं भरेगा, प्राइस बढ़ाएगा। और प्राइस बढ़ रही है तो कॉस्ट बढ़ रही है, वेजेस बढ़ रही है। और वेजेस बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रही है। इस स्पाइरल को क्या बोला जाता है? वेज प्राइस स्पाइरल, और इसी को इन्फ्लेशनरी स्पाइरल भी बोलता है। अब प्राइसेस बढ़ती ही जाएंगी, रुकेंगी नहीं। एम आई क्लियर? ठीक है, अब बेटा ये तो एक्सट्रीम सिचुएशंस तुमको बताई गई है। अब इन एक्सट्रीम सिचुएशंस का सोल्यूशन क्या? सबसे पहला सोल्यूशन है फिस्कल मेजर्स, और दूसरा सोल्यूशन होता है मॉनेटरी मेजर्स। ठीक है, नाउ देयर आर टू सॉल्यूशंस टू दिस। या तो आप फिस्कल पॉलिसी बनाते हो या फिर आप मनी पॉलिसी बनाते हो। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट। ये किस चीज की पॉलिसी होती है? गवर्नमेंट के खर्चे और रिसीट की, मतलब टैक्स की और सब्सिडीज की पॉलिसी। और दूसरी पॉलिसी क्या है? मनी पॉलिसी। कौन बनाता है ये? कौन बनाता है? आरबीआई। ये इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड पॉलिसी होती है। आप बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स को फ्लक्चुएट करने की कोशिश करते हो, या क्रेडिट कम ज्यादा, इकोनॉमी में लोन कम ज्यादा करने की कोशिश करते हो। ये मनी पॉलिसी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बैंकिंग चैप्टर में। एम आई क्लियर? ठीक है, क्या क्या है मनी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स? सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्क, सॉरी, मॉडल सुएजन एंड क्रेडिट रैशनिंग। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? क्वालिटेटिव। और ओवरऑल क्रेडिट कंट्रोल के लिए क्वांटिटेटिव। ये पूरा बैंकिंग चैप्टर में हो चुका है, अपन ने इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हेड में डिस्कस कर लिया है। अब मेनली जो अपने को डिस्कस करना है वो है फिस्कल मेजर्स। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर टू व्हाट? टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड।
गवर्नमेंट जब अपने टैक्स सब्सिडी को ऑल्टर करती रहती है ताकि एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट कर पाए, तो उसे बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। तुम्हें मुझे बताना है, अगर तुम्हारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड चल रही है, गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाएगी या कम कर देगी? बेटा, एक्सेस डिमांड है तो तुम समझो लोगों के हाथ में ऑलरेडी ज्यादा पैसा है, तभी वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनके हाथ में और पैसे नहीं पहुंचाना चाहती, अगर इसको इस सिचुएशन को करेक्ट करना है, नहीं तो वो और डिमांड बढ़ा देंगे। ओके, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे क्या कर लेगी? गवर्नमेंट अपने खर्चे कर लेगी कम। ठीक है, लेकिन अगर इकोनॉमी में कैसी डिमांड है? डिफिशियंट। लोगों के पास पहले ही पैसा नहीं है, तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने का काम कौन करेगी? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देगी, इट वांट्स टू करेक्ट दिस सिचुएशन, राइट? अब मेरे को बताओ, गवर्नमेंट खर्चे करती कहाँ का है? एक तो सब्सिडी देती है, वेलफेयर, वेलफेयर पे खर्चा। ठीक है, बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, उन पे खर्चे करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज नोन एज वर्क्स प्रोग्राम। ठीक है, और तीसरा होता है डिफेंस। डिफेंस के इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने में गवर्नमेंट का खर्चा होता है। Am I clear? Administrative expenses that it needs. Okay, these are the three kinds of expenses that government does. दूसरे पे आ जाते हैं टैक्स। बताएं, टैक्स इज अ कंपल्सरी और नॉन कंपल्सरी पेमेंट? इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट जो तुम्हारे मेरे जैसे लोग, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, किसको कर रहा है? गवर्नमेंट को कर रहा है। तो ये अपना खर्चा है, लेकिन किसकी रिसीट हो गई है? गवर्नमेंट की। तुम्हारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड चल रहा है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, आप क्या करें? टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। बढ़ा दिया जाएगा क्या? ठीक है, टैक्स जितना ज्यादा तो लोगों के हाथ का पैसा उतना ही कम, तो वो डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। और वहीं डेफिशिएंट डिमांड के टाइम क्या करा जाता है? टैक्स कम कर दिया जाता है। जितना कम टैक्स लोगों के हाथ में, उतना ज्यादा पैसा बचेगा। लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो डिमांड कर पाएंगे। ओके, थर्ड, पब्लिक डेट। तुम्हारे मेरे जैसे लोगों से गवर्नमेंट ने उधार लेके रखा है, पब्लिक डेट। बताओ, एक्सेस डिमांड है, पब्लिक से डेट बढ़ा देंगे ना? बेटा, तुम्हारे मेरे जैसे लोगों से और उधार लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट हमसे और उधार ले लेगी, तो हमारे हाथ का एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा, और इन्फ्लेशन का सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा, हम डिमांड नहीं कर पाएंगे फिर ज्यादा। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है, तो क्या हमसे उधार लेगी गवर्नमेंट हमारी? हमारे पास तो पहले ही पैसा नहीं है, डेफिशिएंसी है डिमांड की। अगर हमसे उधार ले लिया तो और खराब सिचुएशन आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन में पब्लिक से उधार नहीं लिया जाता है। एम आई क्लियर? लास्ट, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई क्या करती है यार? आरबीआई डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा देगी इकोनॉमी में, राइट? अगर उधार लिया आरबीआई से, गवर्नमेंट उधार लेने पहुंची आरबीआई से, तो आरबीआई इज गोइंग टू इंक्रीज मनी सप्लाई और आस्किंग समथिंग। ना लिसन, आरबीआई से उधार कब बढ़ेगा? एक्सेस डिमांड के टाइम या डेफिशिएंट डिमांड के टाइम? अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो आरबीआई से उधार बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आरबीआई से उधार लिया यानी कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ा यानी हम जैसे लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा और हम डिमांड कर पाएंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, तो क्या आरबीआई से उधार लेके बैठ जाएगी गवर्नमेंट? आरबीआई से उधार लिया तो मनी सप्लाई और बढ़ा देगी आरबीआई, तो लोगों के हाथ में और पैसा तो वो और डिमांड करेंगे। यू वांट टू करेक्ट दिस सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन में बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई ऑलमोस्ट जीरो या बहुत ही कम कर दी जाती है। एम आई क्लियर? दीज आर ऑल दी फिस्कल मेजर्स। इसके साथ ये पर्टिकुलर चैप्टर होता है खत्म।